मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा। सोज भर दो मेरे सपने में गमे उल्फत का, मैं कोई मोम नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा। दर्द कहता है ये घबरा के शबे फुरकत में, आह बन के तेरी पहलू से निकल जाऊंगा। मुझको समझाऊं न साहिर मैं एक दिन खुद ही, ठोकरे खा के मोहब्बत में संभल जाऊंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशबू गैरोला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में। आज की इस खास कड़ी में हमारे साथ हैं एक ऐसे साहित्यकार जिनकी साहित्य यात्रा और साहित्य को देखने का नजरिया बेहद अलग और खूबसूरत है। साहित्य पे चर्चा के साथ हम बात करेंगे कि किसी के जीवन में साहित्य की क्या अहमियत होती है। शब्दों का सही उपयोग भी दोस्तों किसी जादूगरी से कम नहीं होता। एक साहित्यकार केवल अपने शब्दों से सभी पाठकों के बीच अपनी छवि बनाते हैं और ऐसे ही साहित्यकार आज हमारे साथ मौजूद है और उनका स्वागत मैं साहिर जी के एक शेर के साथ करना चाहती हूँ कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार सुनील भट्ट जी। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सुनील जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ? अभी आपने साहिर के एक शेर सुना है, तो मैं साहिर लुधियानवी को एक बार ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया कि बरखुरदार इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये नहीं है कि कहाँ पैदा हुए, ज़रूरी ये है कि क्यों पैदा हुए। मेरा जन्म पर मैं अपनी बात पे आता हूँ, उत्तरकाशी में हुआ था और शायद साहिर की बात कहने के लिए ही आए हैं जी। आपकी साहित्य यात्रा, वैसे तो हम साहिर पर पूरा हमारा आज का फोकस रहेगा, हम उस पर पूरी चर्चा करेंगे उनके साहित्य पर और आपकी साहित्य यात्रा पर साथ ही साथ, पर आपकी साहित्य यात्रा का आरंभ किस प्रकार हुआ, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। साहित्य को मैं बोलूँ, अगर लिखने पढ़ने की बोलूँ तो ठीक है, कविता का संस्कार तो होता है बचपन में, पर छपने से अगर मैं स्टार्ट कर जैसे माना जाता है तो पहले क्योंकि साइंस के स्टूडेंट थे तो पहले एनवायरनमेंट पर, एस्ट्रोनॉमी पे, तो विज्ञान प्रगति वगैरह में राष्ट्रीय सहारा में आर्टिकल लिखे गए थे एस्ट्रोनॉमी पे के ऊपर, बेल्ट के ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए। उसके अलावा एनवायरनमेंट एक ऐसा इशू था ग्लोबल जिस पे काफ़ी लगातार उन दोनों क्योटो प्रोटोकॉल की बातचीत हो रही थी, तो पूरा एक एक पेज आर्टिकल से लेकर के हाफ पेज संपादकीय से लेकर के ऑपरेट से लेकर के लगातार यात्रा रही। उसके साथ साथ पढ़ने का तो शौक था ही कॉलेज टाइम से ही। अच्छा, कॉलेज टाइम से कॉलेज टाइम से पढ़ने का शौक तो था ही। तो पढ़ने का शौक धीरे धीरे आपका जो विज्ञान लेखन से साहित्य लेखन की तरफ और कविता की तरफ से लेते लेते एक लंबी यात्रा होती है। अच्छा, यात्रा क्या होता है कि हर किसी की अपनी अलग यात्रा है। तो मेरी जो यात्रा है मैं वो 2004 में मुझे ज्ञानोदय पे लिखी, जहाँ एक लंबी कविता छपी थी। तो कविता, कवि मैं खुद को मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ मेरी कुछ कविताएं 15-20 कविताएं जो अलग अलग रिसालों में छपी हैं, मैगजीन्स में छपी हैं, बुक फॉर्म में खैर वो नहीं आई। तो हाँ मतलब फिर इसके अलावा मैंने व्यंग कहानियों में जैसे लिखा, तो कहानियों में व्यंग लिखा गया। व्यंग ऐसे वाला व्यंग नहीं, कहानी में व्यंग, मतलब कहानी में धार जो होती है कि व्यंग एक आत्मा होती है, व्यंग विधा नहीं है। तो उसकी कहानी की जो आत्मा है उसमें एक सटायर सा है छुपा हुआ। अच्छा, आपने कहा कि आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो मतलब विज्ञान के स्टूडेंट होने के बावजूद आपका जो साहित्य में रुचि थी, वैसे तो आपने बोला कॉलेज टाइम से आप किताबें पढ़ते थे, क्या बचपन में ऐसा आपको कोई माहौल मिला कि आपने किताबें पढ़ना उस समय भी शुरू किया था? कुछ हद तक इसको मेरा जेनेटिक मटेरियल समझ लीजिए। दादाजी खुद संस्कृत के बड़े विद्वान थे, उन्होंने खुद 20-21 किताबें लिखी हैं, उत्तर प्रदेश शासन से सम्मानित रहे हैं संस्कृत में जाता है। वो टिहरी राजा के ऊपर लिखना हो, स्वतंत्र भारत हो, इवन कालिदास का जो जन्म है वो उत्तराखंड में गढ़वाल इलाके में हुआ है, कालीमठ के पास। ये मेरा पहले कहने वाले मेरे दादाजी थे। तो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक मटेरियल है जो शायद इस रूप में वो आया है। तो वो और कहीं ना कहीं जैसा माहौल हमें बचपन में मिलता है वैसे पिताजी बहुत पढ़ते थे, तो पिताजी की वजह से फिर वो पढ़ने का संस्कार अपना आप ऑटोमेटिकली घर से आया है। लिखने का भी अपना आप ही उसमें कन्वर्ट हुआ है वो। और इसके बाद आप जो बता रहे थे कविताएं और कहानियां, कहानी लगातार लिखना चल हुआ। फिर धीरे धीरे इसने पेस पकड़ा। फिर जब साहिर पे काम शुरू हुआ तब मैं गंभीरता के साथ लेखन पे साहिर के साथ साथ मैं जुड़ना शुरू हुआ। हाँ जी, आपने बोला कि आपने साहिर से पहले आपने कविताएं और कहानियां लिखी है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। कविता पे अब जाहिर है जब लिख रहे थे तो कुछ न, जैसे हरिशंकर परसाई थे, हरिशंकर परसाई से लिखते लिखते हम लोग सटायर की तरफ जाते हैं। एक अब समझ आता है कि दुनिया को देखने का नज़रिया ये भी होता है। और जैसे हम लोग हम जैसे मंगलेश डबराल जी को या जोगड़ी जी को पढ़ते थे, तो आपको क्योंकि कई बार जैसे बच्चा होता है ना तो चलना सीखता है तो
बड़ों की उंगली पकड़ के लिखना सीख रहा होता है। बिल्कुल सही। तो कुछ हद तक जो आपके साथ के लोग होते हैं उनका स्वभाव, उनके विधा, उनका काम आपको भी काम को देता है। जैसे लता मंगेशकर की बात करो तो बहुत लंबे समय तक लता मंगेशकर जो नूरजहां के तरन्नुम में गीत गाया करती थी, या मुकेश जो थे, इतने मुकेश चंद जो बहुत बड़े संगीत गीतकार हुए, वो सहगल के साहब के, तो जिससे आप इम्प्रेस होते हैं। तो जाहिर है मेरे कविताओं में कहीं ना कहीं पाश का रिफ्लेक्शन बोलो या धूमिल का रिफ्लेक्शन लगातार रहा है। पर धीरे धीरे अब मेरी अपनी एक यात्रा थी जो तय होते 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 चीज़ों को अलग ढंग से लेकर के वैसे तो साहिर पर हम आएंगे, जो आपकी पुस्तकें आई हैं उस पर उससे पहले यदि आप कोई पंक्तियां सुना पाएं अपनी कविता की। हाँ, पंक्तियाँ, वेल एक मेरी लंबी कविता थी उससे कहना की, तो उसका मैं छोटा सा एक अंश है, मैं उसको सुनाना चाहूँगा। स्वागत है सुनील जी। वो कहते कि उससे कहना कि पेट की आग सब कुछ नहीं होती, उससे कहना पेट की आग सब कुछ नहीं होती, एक आग दिल में भी जलती है हर इंसान के। वाह, कभी न कभी उम्र के किसी न किसी दौर में। कि तुम उससे कहना कि पेट की आग बुझाते वक्त इस आग को न बुझने देना औरों की तरह। जानना कि दिमाग के उजाले के लिए आग जलाए रखना लाजमी है किसी भी कीमत पर। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत गहराई थी आपकी इन पंक्तियों में, सच में। थैंक यू। और इसके बाद आपने कहानियां भी लिखी है। कहानियाँ लिखी, जैसे मैं जैसे दैनिक जागरण में मेरी कुछ कहानियाँ छपी थी जिसमें सटायर जैसे नुमाती, तो पूछते एक कहानी थी कि सबसे सुखी आदमी कौन है। तो कहानी का कंक्लूजन ये था कि सबसे सुखी आदमी वो है जो सबसे गैर जिम्मेदार है। तो क्योंकि जो गैर जिम्मेदार है इसको कोई दुनिया में दुख हो नहीं सकता है। ये विक्रम वेताल का सवाल हो रहा है। अब वेताल कहता है नहीं, उससे भी ज़्यादा सुखी आदमी वो है जो गैर जिम्मेदार होने के साथ साथ ढीठ भी है और अपनी गलती दूसरे पर टालना जानता है। तो इस तरह से कहानियों को अब इसको कहानी के रूप में कहा गया, शब्दों का इस्तेमाल है कहानियों के रूप में। उसी तरह से एक अमृत जैसे मेरी कहानी थी जिसमें कहते हैं कि अमर कौन है, तो उसमें कहते हैं कि देखो अमरता एक वो विक्रम वेताल की कहानी के फॉर्मेट में वो अपनी बात कहते हैं। हमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसको। एक भाई को जो जोगी बन गया वो अमर फल खाता है और अमर हो जाता है। उसका दूसरा भाई जो है वो शेक्सपियर और कालिदास की तरह नाटक लिखता है। एंड जो भाई जो अमर हो चुका है वो बार बार अपने इधर उधर घूमता है, पूरा विश्व ये भ्रमण पे जाता है, वापस आता है अपने शहर। जब आता है तो देखता है भाई को लोग पसंद करते हैं, उसकी कहानी को पसंद करते हैं। जब दोबारा सेकंड विजिट में आता है देखता है भाई की डेथ हो चुकी है, फिर भी उसके लोगों को नाटक को दिखा जा रहा है। फिर 200 साल के बाद वो आता है, नहीं फाइंड कि उसका शहर को दुश्मन ने नष्ट कर दिया, उसका शहर पूरा बर्बाद हो गया, पर उसके भाई के नाटक, उसके गीत लोगों को आज भी याद हैं। एंड देन ही आस्क कि असल में अमर कौन है, मेरा भाई जो लोगों के बीच में जीवित है या मैं जिसको दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। तो फिर विक्रम वेताल के सवाल में फिर वो पूछता है, तो कहता है देखो अमर होना कहीं ना कहीं ये है कि हम दूसरों के जीवन में क्या असर पैदा कर रहे हैं। हर आदमी दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ असर पैदा करता है। अधिकतर लोग अपने परिवार तक ही अपना वो असर पैदा कर रहे होते हैं, तो उनके परिवार के लोग ही जान रहे होते हैं। कुछ लोग अपने शहर भर तक, अच्छी मिठाई वाला, कोई अच्छा डॉक्टर, उसको शहर भर तक लोग जानते हैं, तो जब वो जाता है तो उसको उस शहर के लोग जानते हैं। पर कुछ लोगों के काम का दायरा देश की काल की सीमा को तोड़ देता है, चाहे वो तेंदुलकर हो, रहमान हो, शेक्सपियर हो, चार्ली चैपलिन हो। इन लोगों ने जो काम किया वो लंबे समय तक तो सीमित नहीं रहा। तो अमर कौन है? अमर आप वो है जिसका काम देर तक लोगों को और जब तक असर करता रहेगा वो अमर रहता है। तो यही अमरत्व की परिभाषा है। तो कहानियों के रूप में इसको कहानी के फॉर्मेट में कहा मैंने। कहानियाँ, कविताएं आपने लिखी है और अब आते हैं आपकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उन पर, उसके बारे में हमें बताइए, जो खास तौर पर साहिर पर आपने लिखी है। माय फर्स्ट लव साहिर लुधियानवी। साहिर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि साहिर का अर्थ जैसे जादूगर होता है। तो साहिर का जो जादू है हम पे कॉलेज टाइम से था यकीनन, और ये पुस्तक गीत के रूप में लगातार मौजूद थी। साहिर के संकलन भी लिए और एक चीज़ समझ आई कि साहिर जो है वो सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं, वो पढ़ने की चीज़ है। तो साहिर को पढ़ने और पढ़ाने के लिए मैंने साहिर पे ब्लॉग बनाया। अच्छा, तो उसमें साहिर पे मैंने ब्लॉग है, तो साहिर का जो ब्लॉग है उसको अब तक 5 लाख लोग देख चुके हैं। 5 लाख लोग? हाँ। तो साहिर के ब्लॉग में मैंने क्या करा, साहिर के गीतों को टाइप किया, उसका यूट्यूब का लिंक लगाया और उसमें कौन उसका उस फिल्म का प्रोड्यूसर है, कौन उसका डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, किसने सिंगर है, कौन उसका म्यूजिक डायरेक्टर है, ताकि आपको लगे कि यार देवानंद का कोई गाना था तो आप सर्च में देवानंद टाइप करें उसकी गानों की लिस्ट आ जाए। या आपको लगे कि अमिताभ बच्चन का कोई गाना था तो अमिताभ बच्चन आप टाइप कीजिए और अमिताभ बच्चन का जो गाना साहिर का लिखा हो वो सारी लिस्ट आ जाएगी और आप उसको क्लिक करके उसको पढ़ पाए। तो जब मैं उसको ब्लॉग बना रहा था, टाइप कर रहा था, तो मैंने देखा उसमें से ना कुछ चैप्टर निकलने लगे। मैंने देखा साहिर ने बहुत सारे इश्यूज़ पे बातचीत की है।
अच्छा, अमूमन गीतों में क्या होता है, हम लोग गीत का मुखड़ा तो याद रखते हैं, उसके अंतरों पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हाँ, अक्सर यही होता है फिल्मी आंखें गीतों में। फिल्म, आंखें फिल्म का है कि इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, सबको लाने आती है। पर बीच में शायर क्या कहते हैं कि दुनिया में बड़ी चीज़, ये आंखें न झुके तेरी किसी गैर के आगे, दुनिया में बड़ी चीज़ मेरी जान है आंखें। या लब कुछ भी कहे, होंठ लब कुछ भी कहें, उससे हकीकत नहीं खुलती, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। अब ये बात शाहिर ने बीच में लिखी, तो जब मैं टाइप कर रहा था तो मुझे ये बातें भी मेरे जहन में बैठती जा रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, शाहिर पे हमें और गहरा। ये जैसे एक बड़ा आंखें ही फिल्म का मैं एक और गीत बोलूँगा, इंटरनेशनल फ़कीर का है गाना, कि इंटरनेशनल फ़कीर आए हैं महमूद उसमें बने हुए, पर उसके बीच बीच में शाहिर इतनी गहरी गहरी बातें कर देते हैं इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग के ऊपर, कि मुझे लगा भाई शेख मोहम्मद मुल्ला पांडे सब हैं एक मिट्टी के भांडे, सबको ऊपर प्रणाम तो इसको अल्लाह रखे। तो शाहिर इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो उससे कुछ चैप्टर बनते हैं, और जो चैप्टर बनने शुरू किए तो उनको लिखना शुरू किया, तो किताब जो है मेरी ब्लॉग से उसकी पैदाइश हुई है। और फिर जब आपने ब्लॉग बनाया, अब ब्लॉग के साथ साथ किताब इवॉल्व होती चली गई, तो मैंने देखा शाहिर ने गरीबी के ऊपर, गरीबी के उन्मूलन के ऊपर कैसे शाहिर ने प्रेम के ऊपर गीत लिखे। जैसे अच्छा, मैं शाहिर के प्रेम गीतों पे मैं यूँ बताऊँ कि शाहिर ने कभी अपनी प्रेमिका को बेवफा नहीं कहा है। अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेवफा जैसे शब्द को आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, ये बात में बहुत बड़ी बात है। खुद नहीं उपलब्धि नहीं है तो वो अपने आप में कुछ नहीं कहते, उसका दोष ही नहीं दे रहे हैं कि वो ठीक है मेरी गलती हो गया जस्ट। तो फिर तब और उसके बाद आइडिया ऑफ इंडिया पे शाहिर क्या कहते थे। अच्छा, शाहिर के बारे में बताऊं, शाहिर लुधियाना के रहने वाले थे, और जब पार्टीशन हुआ तो उससे पहले वो लाहौर में पढ़ रहे थे, उनकी पहली बुक आ चुकी थी, और उनको बॉम्बे में बुलाया गया एक फिल्म के लिए गीत लिखने के लिए। ये 1946 की बात होगी। तो शाहिर जब बॉम्बे में थे तब अभी मुल्क आज़ाद हुआ, तो पार्टीशन के बाद उनकी माँ जो वो लुधियाने से, और सिर्फ उनके माँ वो दो ही लोग थे, वो लाहौर चले गए। शाहिर ने सुना तो यहाँ से बॉम्बे से दिल्ली गए, दिल्ली से लाहौर गए, और लाहौर में वो कुछ महीने रहे, पर लाहौर उनको समझ नहीं आया, वो वापस बॉम्बे, फिर वाया दिल्ली होते बॉम्बे वापस आए। तो ये जो पूरी यात्रा जो शाहिर करते हैं और कराते हैं, तो वो अपना आप में इतनी अद्भुत रही है कि फिर जैसे उसमें आइडिया ऑफ इंडिया, शाहिर आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे देखते हैं ये समझ आया। तो आपकी जो पहली किताब आई वो शाहिर पे ही थी। वो उनके शाहिर का ही था कि मेरे प्रकाशक का था कि शाहिर ने ठेठ हिंदी नुमा गीत भी लिखे हैं, जिसमें संस्कृत की भाषा, संस्कृत में शब्द इस्तेमाल, वैसे उर्दू पोएट हैं ये, हाँ, गज़लें और इनकी नज़्म उर्दू भी। और उर्दू है, उर्दू कई बार समझ मुश्किल भी उर्दू होती है, जैसे ए मेरी ज़ोहरा ज़बी। अब ज़ोहरा ज़बी का मतलब नहीं मालूम होता है किसी को, तो उस तरह के लिखे हैं, बहुत फेमस भी हुए। पर कुछ शायर ने बहुत सिंपल गीत भी लिखे हैं, जैसे भजन शास्त्रीय संगीत में तोरा मन दर्पण कहलाए जैसे गीत लिखे हैं उन्होंने, है ना, या रात भी है कुछ भीगी भीगी, चाँद भी कुछ मध्यम मध्यम। ये इस तरह के शब्द हैं जिनमें उर्दू कहे जाते शब्दों का उर्दू हिंदी में बहुत फ़र्क नहीं होता है, वैसे दोनों खड़ी बोली से ही पैदा हुए, एक में पर्शियन है, एक में संस्कृत में है। शाहिर ने बहुत बड़ी संख्या में, तो उनके 100 ऐसे गीतों का एक संकलन निकाला था, शाहिर के हिंदी गीत, 2015 में आई थी। 2015 में पहली। उसके बाद जो दूसरी आई वो शाहिर के मेरे गीत तुम्हारे, वो मेरा असली काम था, मतलब जिसको शाहिर पे रिसर्च वर्क कहा जा सकता है। तो आपकी दोनों जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है, दोनों में ही आपने शाहिर के बारे में बेसिकली लिखा है। डेफिनेटली। और इसके आगे यदि हम बात करें कि शाहिर ही क्यों, बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जिनको अक्सर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम अक्सर पढ़ते हैं या उनकी लेखनी से प्रभावित होते हैं। अच्छा, ये पर शाहिर, आपके साथ बहुत से लोग और भी हैं जो शाहिर पे काम कर रहे हैं। शाहिर पे एक्चुअली क्या है कि शाहिर ना, शाहिर के साथ क्या हुआ, शाहिर के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बहुत पूछा जाता है। कुछ लोग कहते हैं तो वो जो नौजवान लड़के लड़कियों का शायर है, इश्क की शायरी करता है ना। कुछ लोग मान के चलते हैं कि शाहिर बहुत प्रोग्रेसिव शायरी करते हैं। तो शाहिर क्या है, मतलब तो शाहिर के साथ क्या है, जो प्रोग्रेसिव शायरी करने वाले हैं वो भी उनको प्यार करते हैं, और जो लव की जो शायरी करते हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। सुन जा दिल की दास्तां जैसे गीत जो है वो भी शायर के लिखे होते हैं, या ए मेरी ज़ोहरा ज़बी जैसे गीत भी शायर को तो लिख रहे होते हैं। और उसके विज़ावी शायर को बोलो तो वो कहते हैं कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। वाह। ये गीत भी शायर लिख रहे होते हैं। तो शायर का एक्चुअली क्या है, गीतों का स्पेक्ट्रम इतना वास्ट है कि बहुत बड़े फलक पे लोगों को ऐसा लगता है शायर हमारी बात कह रहे हैं। जैसे कोई प्रोग्रेसिव, कोई जब भी जुल्म के खिलाफ बात होती है शायर अपनी बात कहते हैं,
किसी को प्रेम की बात करी तो शायर अपने, तो शायर को अलग अलग लोगों को अपने अपने जो ख्यालात हैं उसके अक्ष, उसका रिफ्लेक्शन शायर की पोइट्री में दिखता है। मेरे जैसे लोगों को जैसे शायर का दर्शन है, जीवन दर्शन, वो बहुत बड़े पैमाने पे दिखता है। तो शायर अलग अलग रूपों में, मैंने कहा ना, आइडिया ऑफ इंडिया पे आप लिख रहे हैं, आप लव पे लिख रहे हैं, पॉवर्टी पे लिख रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स के आप लिख रहे हैं, कॉमेडी के ऊपर सर जो तेरा चकरा या दिल डूबा जाए, शायर उसको इस तरह के गीत भी लिख रहे हैं। तो उसका स्पेक्ट्रम इतना वास्ट है, बहुत लोगों को उसमें बहुत कुछ दिख जाता है, और इसीलिए उनकी जादूगिरी। और आज के दौर में शायर पे जितना काम हो रहा है, शायर के एक शायरीन के तौर पे मेरे तो बड़े खुशी की बात है। अगले बार उनकी 100 जी हाँ, अभी उनको अगले साल जो उनको 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसकी भी कई लोग तैयारी अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। 1921 में उनका जन्म हुआ था, तो अब अगले साल जो है 8 मार्च को, तो उसके बाद अलग अलग लोग अपने अपने स्तर पे, इवन जावेद अख्तर साहब भी उनके किस्से सुनाते रहते हैं, गुलजार साहब, सब लोग कई अपने स्तर पे। शायर ने छुआ भी है, शायर ने कईयों को ब्रेक दिए हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में। और जो गीतों इतने फिल्मी गीत लिखे हैं शायर, इतने जो गीतों के कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसको आज भी गुनगुनाते हैं। अद्भुत प्रेम, जो जिस किस्म का ये प्रेम गीत है, या मैंने शायद, एक बरसात की रात में कहता है कि मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। और जब गीत को पढ़ो तो वो पोइट्री का एक्सट्रीम इतना अद्भुत आता है। या बरसात की रात के बहुत एक गीत नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं उसमें डबक, तो वो इसलिए अपील को करते हैं। आपने साहिर लुधियानवी जी पे तो लिखा है, आपकी जो पुस्तकें आई हैं, उसके अलावा आप देहरादून के इतिहास पे भी काम कर रहे हैं, खासतौर पर जो आज़ादी के आंदोलन में क्या भूमिका रही यहाँ के लोगों की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका ये है एक्चुअली कहीं ना कहीं देहरादून मेरा अपना शहर है, काम दाम नौकरी दिल्ली लगी तो दिल्ली में है, पर घर परिवार सब यही है, तो देहरादून बार बार आना होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप लिखने लगते हैं, अपने हर नदी की तरह लेखक की भी, एक लेखक की, रचनाकार की एक यात्रा होती है। मेरी यात्रा मुझे मेरे शहर पे, मेरे अपने शहर पे वापस लेकर के आती है। और मैंने जब यहाँ हम लगातार बातचीत कर रहे थे शायर के सिलसिले में, और दूसरे कुछ मेरे अपने साहित्य को समाज में स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, इसके पे हम कुछ काम कर रहे थे, तो हमने नोट किया कि हम देहरादून में बहुत स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत रोल रहा है, बिल्कुल, जो कि नज़र ही नहीं आता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं वहाँ से समझूँ कि हम लोग तिलक रोड में रहते थे, और तिलक रोड में एक श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम है। बचपन में उसके सामने से गुजर रहे थे, मुझे कुछ साल पहले पता चला कि उस अनाथार आश्रम की जो नींव थी वो गांधी जी ने डाली थी, बिंदाल पुल के पास है, यहाँ देहरादून में। अब सोचिए, मुझे 8th में या 12th में जब हिस्ट्री पढ़ा था, मुझे अगर एक विजिट वहाँ करा दी गई होती तो मेरे लिए। नेहरू जी यहाँ की जेल में 4 बार रहे। आज वो अगर आप प्रिंस होटल के पास देखें, नेहरू वार्ड एक सुरक्षित वार्ड है, अब वहाँ पे नेहरू जी रहे। अब सोचिए 1920s में, 30s में, 40s में वो जब यहाँ जेल में रहे। अब हिस्ट्री के स्टूडेंट को तुम यहाँ लेकर के आते हो, तो अचानक जो नमक आंदोलन रहा है या भारत छोड़ो आंदोलन रहा, उसको इतिहास के साथ आपका एक व्यक्तिगत एफिलेशन है। अब जैसे कि हिंदू नेशनल स्कूल है, मदन मोहन मालवीय ने उसकी नींव डाली है। अब कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी, कितने लोगों को जानकारी है? खुद सहनसाई आश्रम के पास क्रिश्चियन रिट्रीट सेंटर है, किससे हम बोल सकते हैं, बातें सब दबी है। क्रिश्चियन रिट्रीट सेंटर के पास आप कभी जाइए अंदर, तो बड़ा सा एक पीपल का पेड़, वहाँ आप देखेंगे तो उसकी जो उसमें लिखा हुआ है कि इसका शिलान्यास, जो उसको जो पौधे को रोपा 1929 में गांधी जी ने, उसका वो कहता। तो अब ये चीज़ें जो आपके शहर की धरोहर है, आपको मालूम ही नहीं है। मुझे खुद देखिए, मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली पता है, तो मुझे लगा नहीं, कम से कम एक, अगर मैं लेखक को खुद को मानता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि इन चीज़ों को मैं समाज के सामने लाऊं। और जब मैं लाने लगा, तो मैं युगवाणिक पत्रिका में लगातार मैं मंथली सीरीज़ लिखता हूँ, 24 उसके अब तक अंक आ चुके हैं उसके। तो उस बेसिस में मैंने एक बहुत, जो मुझे अद्भुत चीज़ लगी वो ये थी कि जब नमक आंदोलन हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, गांधी जी ने बोला कि जब नमक बन गया कि सब लोग अपने अपने इलाके में अपने लेवल पे नमक बनाना शुरू कर दो, कैसा वैसा जैसा मिले। यहाँ पे खरा खेत नाम का एक गांव है, जैसे शूटिंग एकेडमी है उसके पास में गांव है। खरा खेत उसको इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे एक झरना था जिसका पानी नमकीन है, उसकी वजह से जो नदी बहती है उसका पानी नमकीन हो गया, तो खारा हो गया, तो गाँव का नाम ही खारा खेत है। यहाँ से सत्याग्रहियों के जत्थे जाते थे दर्शनी गेट से, पूरा ढोल ताशे के साथ बिंदाल पुल पे उनको सब विदाई देते थे, और अपने साथ करछी, कनस्तर, अपने कढ़ाई लेकर के सब लोग खरा खेत जाते पैदल। खरा खेत में वहाँ कहते हैं रुकते, नमक के पानी को कढ़ाई में उबालते, जंगल से लकड़ी बीनते, वहीं पत्थर पुत्थर जो नमक बनता उसको लेकर के, वो यहाँ जो ये म्यूनसिपल जो हमारा नगर पालिका ग्राउंड है, यहाँ गांधी नमक 1 रुपये गांधी नमक, 2 रुपये पुड़िया, 2 रुपये पुड़िया, 3 रुपये पुड़िया करके बेचते, और 7-8 जत्थे
इस तरह के 7-8 जत्थे और बहुत कम जगह होंगे, क्योंकि नमक इस तरह से मिलता नहीं। जाए उसके बाद मुकदमा चले 6 महीने की जेल। अच्छा, उस जेल का बड़ा मज़ेदार सा किस्सा है। जब पहला मुकदमा चला, महावीर त्यागी जी उन दोनों जो पहले यहाँ के एमपी हुए, तो उन्होंने बोला जी तो आपने तो फैसला तो सुना दिया, पर ये तो आपको कैसे पता कि ये नमक है? तो जज साहब ने नमक चखा, वो नमक है। तो देखो, अभी तक आपने अंग्रेजों का नमक खाया था, अब आपने गांधी जी का नमक खा लिया है। फक फक करेगा अपना आप। तो ये सब चीजें जब आपने देहरादून पर शोध, देहरादून की कहानियां हैं, ये अद्भुत। मुझे लगता है कि कहानियां हमें अपने शहर के बारे में मालूम होनी चाहिए, तो सीरीज के रूप में हमें लगातार इनको दायित्व भी है हमारा, और अगर कोई लिखता है तब तो उसको और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। लोग पसंद कर रहे हैं तो इसलिए लगातार लिखा जा रहा है। 24 आ चुके हैं और आगे भी आने वाले होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसके अलावा आपको, अगर आपसे हम जानना चाहें कि आपके लिए साहित्य के क्या मायने हैं, क्या है आपके लिए? क्योंकि मैं साहिर का वो हूँ, चेला हूँ, तो मैं कहूँगा साहिर जैसे कहते थे कि हर पीढ़ी की ये कोशिश होनी चाहिए कि उसको ज़िंदगी जैसे भी विरासत में मिली हो ना, वो आगे वाली पीढ़ी के लिए बेहतर छोड़ कर जाए। वाह, क्या बेहतरीन ख्याल है ना। तो उन्होंने ज़िंदगी भर यही किया। मैं भी करना चाहता हूँ, कितना कर पाऊँगा मैं नहीं जानता। साहिर ने अपने गीतों के माध्यम से समाज को कुछ लगातार देने की कोशिश की है। साहित्य, चाहे साहिर हो मेरे लिए या दूसरे परसाई हो, आप अपनी कविता अपने लिए नहीं लिखते, आप दूसरों के लिए करते हैं। तुलसीदास ने कैसे कहते हैं, स्वांता सुखा है, होता वो स्वांता सुखा है, पर होता वो परहितकारी है। आप समाज जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ म्यूज़िक, अपना गाने सुनने के लिए, आनंद के लिए नहीं है, जिसमें दूसरों का जितना ज़्यादा उसका साहित्यिक रुचि। जैसे शायर ने लिखा था अपने संकलन में कि हम समाज के टेस्ट को कितना बेहतर, साहित्यिक रुचि को, राजनीतिक रुचि को, सामाजिक उनकी बौद्धिकता को हम कितना बेहतर कर पाए, ये लेखक का रचनाक्रम। तो मैं शायर के वो ख्याल, कई लोगों का मानना है कि खूबसूरती को बताना भी, जैसे कालिदास ने किया था, खूबसूरती को अच्छे से दिखाना भी एक साहित्य का काम होता है। हाँ, होता है, पर मैं शायर के होने नाते मुझे लगता है समाज की कितने ज़्यादा बौद्धिक रूप में या मानसिक रूप में बेहतर बना सकें समाज को, ये साहित्य का एक काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब आपने इतना कुछ लिखा है और साहिर पर तो आप काम कर रहे हैं और देहरादून के इतिहास पर भी काम कर रहे हैं, तो शब्दों की क्या अहमियत होती है किसी के भी जीवन में, या साहित्य की अहमियत? शब्दों की अहमियत ये होती है कि इंसान को जानवर से शब्द अलग करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं होते तो हम, इंसान ने जब कम्युनिकेट करना शुरू किया, उसकी विकास यात्रा में बहुत बड़ा पहलू था। उसके बाद जब उसने उनको लिखना शुरू किया तो उसका पहलू एक कदम आगे बढ़ गया। तो शब्द और शब्दों का लिखना तो अपने आप में मानव जाति के विकास में, वानर से मनुष्य की यात्रा और मनुष्य को उसको सभ्यता की तरफ लेके जाने में किताबों, शब्दों का, उसके लिखन का, उसके बाद जब गेटनबर्ग ने प्रेस बनाई तो प्रेस का, और आज की तारीख में फेसबुक के माध्यम उसका फैलाव का बहुत बड़ा रोल है। आप उसको गद्य में लिखिए, पद्य में लिखिए, फिक्शन में लिखिए, आप नॉन फिक्शन में लिखिए, उसके बिना। और लिखने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम पढ़ें? सबसे पहला साहित्यकारों को सबसे पहला काम रियाज। जितना आप पढ़ते हैं, कि पढ़ने के साथ साथ मैंने कहा ना, पढ़ना जो होता है वो आपको गहरा बनाता चलता है, इतना ज़रूरी है। तो आप इसके अलावा भी आप कुछ ऐसी किताब पे या फिर कोई आपका संकलन आने वाला है? अभी तो मैं देहरादून के उसमें काम कर रहा हूँ। कोई पब्लिशर मिलेगा जो कि मेरी 15-20 व्यंग्य कथाओं को या मेरे 60-70 कविता को छाप ले तो वो भी आ जाएंगी। अच्छा, यदि कोई भी युवा या कोई भी व्यक्ति यदि आगे बढ़ना चाहता हो साहित्य के क्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? रीड, कीप रीडिंग। वो अपने आप आता है, देखो कोई भी, हम बोलते हैं ना, जैसे अभी खारा खेत की मैंने बात की, वो नदी तो बह रही है ना, नदी का स्वाद मगर जो तय करता है वो कहाँ से गुजर रही है। हर नदी सहज धारा के पानी है, उसका स्वाद अलग, क्योंकि उसके चट्टानों का स्वाद अलग है। लेखन आपका चट्टान की तरह काम करता है, और उससे बहते जब आप गुजरते हैं ना पानी, तो उसका स्वाद जैसा आप पढ़ेंगे वैसा आप लिखेंगे। सहज धारा का उसके सल्फर जो है ना बेस, उसने स्वाद ऐसा बना दिया। खारा खेत का उसके चट्टान, उसका स्वाद है। लेखन आपका चट्टान की तरह होता है, और जब आपसे गुजरते हैं आपका उसके लेखन रूपी जल उससे गुजरता है, उसका स्वाद उसमें आता है। इसलिए पढ़ना चट्टान की तरह होता है, वो कमज़ोर होगा तो लेखन भी कमज़ोर होगा। तो नींव आपकी वहीं से पड़ती है जी, सब जो आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे और इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। वैसे तो बहुत से हमने चर्चा की, पर आखिर में हम आपसे आपकी कुछ जो बेहद आपकी खास पंक्तियाँ होंगी आपकी लिखी हुई, आपकी कविता की, वो सुनना चाहेंगे और उसी के साथ ओके। तो रिसेंटली मेरी पोएम थी, इसको मैं बार बार पसंद करता हूँ। वो कहते हैं कि स्वागत है। सारी दुनिया गलत करे
आहा, सारी दुनिया गलत गलत करे, करे। करने देना यार, मैं काहे को गलत करूं, उत्तम यही विचार। आहा, ये दुनिया आदर्श नहीं, ये दुनिया आदर्श नहीं, ना कल थी ना आज, तेरे मेरे सदकर्मों से सुंदर बने समाज। कुछ लोगों को भ्रष्ट देख काहे तू घबराए, कुछ लोगों को भ्रष्ट देख काहे तू घबराए, सारी दुनिया भ्रष्ट नहीं, ले पूरी नजर फिराए। वाह, कुछ लोगों की चालाकी देख मन को ना घबराए, वो जग को मैला करे तो सुंदर इसे बनाए। मन से तू मजबूत कर, मन से ताकत बनाए। बेहद बेहद खूबसूरत पंक्तियाँ और बहुत ही खूबसूरत रही ये साहित्य पर चर्चा आपके साथ सुनील जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम और जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार के साथ आज की हमारी साहित्य चर्चा थी वो आपको बेहद पसंद आई होगी। और याद रखिएगा, जैसे कि हमारे आज के अतिथि ने कहा कि यदि आपको साहित्य के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनानी है तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साहित्यकारों की किताबों को पढ़ें, और यदि समाज को सुंदर बनाना है तो आप खुद से अपना पहला कदम उठाएं। फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक रखिए ख्याल। नमस्कार।